अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। सऊदी वज़ीर दिफ़ा की फील्ड मार्शल आसिम मुनीर से मुलाकात को आप किस तनाजुर में देख रहे हैं? पाकिस्तान और सऊदी अरब के दरमियान दिफाई मुआहदा भी आपके सामने है। अगर ईरान की तरफ से सऊदी अरब में अमरीकी इंस्टॉलेशंस पर हमले होते हैं तो क्या सूरत हाल बनती दिखाई दे रही है आपको? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत बहुत शुक्रिया। देखें, ये दिफाई मुआहदात जो हैं ये दो तरफा होते हैं और पाकिस्तान और अफगानिस्तान की भी इस टाइम पे जंग हो रही है। और क्योंकि इस सारी जंग के अंदर फिलहाल सऊदी अरब तो हमारी उस तरह से कोई भी मदद सामने नहीं नजर आई। तो मेरा नहीं ख्याल कि कोई ऐसी अमली तौर पर, क्योंकि पाकिस्तान का ईरान से और सऊदी अरब दोनों के साथ इंतहाई बेहतरीन मरासिम है। और ये भी मैं आपको बता दूं, पूरी दुनिया में अगर ईरान किसी को ट्रस्ट करता है तो दैट इज नोबडी अदर देन पाकिस्तान। ये बात तो बिल्कुल तय है। और यही वजह है कि फील्ड मार्शल साहब जब शहजादा खालिद से मुलाकात उनकी हुई है, जो वजीर दिफा हैं, तो उसके अंदर उन्होंने जब मुलाकात की तो आपने देखा कि किस तरीके से ईरान ने रिग्रेट का इजहार किया और कहा कि हम खिताई ममालिक के ऊपर, बिलखसूस सऊदी अरब के ऊपर हमले नहीं करेंगे। लेकिन जैसे एडमिरल फैसल कह रहे थे, वो बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं कि अगर इनके ऊपर हमले दोबारा होंगे उन बेसिस से जो खिताई ममालिक में मौजूद हैं, खलीजी ममालिक में, तो फिर जाहिर है ईरान के पास और कोई चॉइस नहीं होगी बट टू रिटेलिएट इन अ रूथलेस मैनर। अब जो दूसरी जानिब एक और बड़ी अहम बात है, देखें, जब अगर ईरान ये कह रहा है कि जी अफसोस का इजहार कर रहा है कि हमें ये हमले नहीं करने चाहिए थे, लेकिन वो आपका क्या ख्याल है कि गारंटी लिए बगैर ये काम करेगा? कभी भी नहीं होगा। इसका मतलब है कि कोई ना कोई गारंटी ईरान को दी गई है खलीजी ममालिक की जानिब से कि हम तुम पर हमले नहीं करेंगे। लेकिन ये जंग सिर्फ आप इसको अस्करियत के तौर पर ना देखें, इसके अंदर जो डिप्लोमेटिकली और पॉलिटिकली नुकसान हो रहा है और जो स्ट्रेटेजिकली अमेरिका को नुकसान हो रहा है, वो पहले कभी भी उनको नहीं हुआ था। जिसकी अभी रिपोर्ट जो न्यूज़ वीक के अंदर आई, 67% लोग अमेरिका के अंदर मवाख़ज़े की बात कर रहे हैं, जबकि पहले ये 62% थे। और साथ ही साथ जिस तरीके से उनके जो अभी ईरान को सपोर्ट करने का फैसला बाकायदा कर लिया गया है, और ये सपोर्ट का फैसला रूस, चीन ने ये फैसला किया है। और आपको याद होगा कि कुछ अर्सा कबल ईरान के जो मिसाइल थे वो उस अंदाज में नहीं जा रहे थे जिस तरह से शुरू में गए। लेकिन अब एक बारिश हो रही है मिसाइलों की इजराइल के ऊपर, और इजरायली जो दिफाई सिस्टम है वो बिल्कुल मफलूज होकर रह गया है। उसकी वजह यह है कि इजरायली डिफेंस सिस्टम उन मल्टीपल री एंट्री व्हीकल्स, यानी कि मल्टीपल बिल्कुल बारिश हो रही है और लग रहा है कि जनाब जो नए मिसाइलों का ईरान ने कहा था, जो बात की थी, लगता है वो मिसाइल अब निकालने शुरू कर दिए हैं। अब्दुल्ला हमीद गुल साहब, आपकी जानिब आऊँगी। ईरान ने यूरोप को भी खबरदार किया है कि इसराइल का साथ देने वाले जायज़ हदफ होंगे। दूसरी तरफ 24 क्रूज मिसाइल ले जाने की सलाहियत का हामिल अमरीकी फ़ज़ाइया का एक बड़ा बमबार तैयारा B-1 बरतानिया की सरजमीन पर उतर चुका है। तो जंग में किस तरह की शिद्दत आती देख रहे हैं आप? देखिए, पहली बात यह है कि बरतानिया ने तो कहा था कि हम इसका हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन अब देखना यह है कि जो अमेरिकन बेसेस बरतानिया में है, अगर उनको इस्तेमाल किया गया तो फिर देन एक बहुत बड़ा मसला शुरू हो जाएगा। देखिए, जंग का अगर फैलाव यूरोप तक जाएगा तो फिर मेरा ख्याल है कि आलमी जंग, जो तीसरी आलमी जंग है, उसको कोई भी नहीं रोक पाएगा। फिर बात खत्म हो जाएगी, फिर बहुत बड़ा एक नया इशू हो जाएगा, और ये इस हद तक जाएगा कि आखिर जो वेपन ऑफ मास डिस्ट्रक्शन है उनका शायद खुदा न खास्ता इस्तेमाल हो जाए। लेकिन याद रखिए कि ईरान तो शायद बर्दाश्त कर ले, लेकिन यूरोप ये बर्दाश्त नहीं कर पाएगा, ना ही कोई और मुल्क खलीजी ममालिक जो है वो बर्दाश्त कर पाएंगे। अब जो इसके अंदर रिजीम तो चेंज हो रही है, लेकिन रिजीम इजराइल और अमेरिका के अंदर चेंज होती नजर जा रही है। और डोनाल्ड ट्रंप, जो कि नोबल अमन इनाम के ख्वाहां हैं, उनको नोबल अमन इनाम की जगह नोबल क्रिमिनल इनाम तो जरूर मिलेगा। और ये याद रखिए कि ना बेंजामिन नेतन्याहू बचेगा और ना डोनाल्ड ट्रंप बचेगा। ये एप्स्टीन फाइल एक हॉरिबल किस्म का खतरनाक ट्रैप है, और ये ऐसा एक घिनौना खेल है जिसके अंदर इन सब के चेहरे जो मस्क होके सामने आए हैं, और ये इनको जो अंदर की गिल्ट है, ये असल में ईरान के ऊपर हमला करने की और मजीद इस जंग को फैलावा देने की। लेकिन
इजराइल किसी सूरत नहीं चाह रहा कि इस टाइम पे कहीं कोई बाहर आए। जो उनके 100 फुट नीचे बंकर थे, अभी जो भारतीय वहां सहाफी वापस आया, नरेंद्र मोदी के दौरे पे गया हुआ था, और वहां कहा कि जो 100 फुट नीचे बंकर थे उसको उसके अंदर भी इजरायली मारे गए हैं। मीडिया पे टोटल कंट्रोल है। जो CNN के 2 नुमाइंदे वहां गए जो तुर्की के लोग थे, उनको अरेस्ट कर लिया गया। ये क्यों? ताकि कोई बात बाहर ना आ सके। इस टाइम पे खलीजी ममालिक के अंदर टोटल ब्लैकआउट है। सोशल बिल्कुल इस मीडिया तरह पे की बातें बाहर आने से रोकी जा रही हैं। बता अब्दुल्ला सकते साहब, इस पर भी आपका कमेंट चाहेंगे। सुपर पावर जिसे अपने हथियारों पर, अपनी टेक्नोलॉजी पर बड़ा नाज है, बड़ा मान है, अब ओवल ऑफिस में दुआओं तक बात पहुंच गई है। इवेंजेलिकल पादरियों की दुआ को आप किस नजर से देख रहे हैं? क्या ट्रंप इंतजामिया अब इसे बाकायदा मजहबी टच देने की भी कोशिशों में है? ट्रंप इंतजामिया कर ले, मजहबी टच दे दे, उसको जो मर्जी कर ले, लेकिन ये याद रखिए कि पूरी दुनिया का एक जो सिस्टम है, आप देखें कि पहले ही गजा के हवाले से पूरी दुनिया की ओपिनियन डिवाइडेड थी, और खुद अमेरिका के अंदर 70 लाख लोग गजा के हवाले से बाहर निकले, जिसका मतलब है कि जमहूरियत इस टाइम पे गजा के ऊपर जुल्म और सितम और जेनोसाइड के खिलाफ है। दूसरी जानिब सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस बन के ईरान निकला है, और अगर ये सिंबल ऑफ रेजिस्टेंस आगे कुछ देर और चलता है तो दुनिया की कई कुव्वतें उसके साथ आके खड़ी हो जाएंगी, जो अपना असला टेस्ट करना चाहेंगी रियल वॉर टाइम के अंदर। और साथ ही साथ वो आप याद रखें कि इस सब में रूस को विंडफॉल, जिसको कहते हैं ना कि मुनाफा हुआ है, वो तेल की कीमतें बढ़ने से, जो उनको तेल की कीमतें बढ़ने से रूस को फायदा हुआ। तो रूस उस जैसे यूक्रेन की जंग का आपको याद है कि वो तो फंड उनको वहीं से आ रहा था, तेल की कीमतें बढ़ने से। तो अब ये जो तेल की कीमतें बढ़ी हैं, इसका रूस को फायदा होगा। रूस जिस तरीके से ईरान के साथ सपोर्टिव नजर आ रहा है, और जो चाइना नजर आ रहा है, फैसला कर लिया गया है कि अमेरिका को मजीद जलील करके इस खित्ते से बाहर फैसला कर निकालना है। लिया गया है कि अमेरिका को इस खित्ते से बाहर निकालना है।